एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान रखिएगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात आप नहीं समझे, चलिए ठीक है, समीकरण से आप देख लीजिए कि एक ये तत्व है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक यौगिक है, यौगिक में ये तत्व है, ठीक है। और करना क्या होता है कि ये जो है अगर ये अधिक अभिक्रियाशील रहा, ठीक है, और इसका यौगिक में ये कम अभिक्रियाशील रहा, तो इस यौगिक को क्या करेगा कि कम को हटाकर स्वयं चला आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बी को हटा दिया, बी को अलग कर दिया और स्वयं ए सी के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो इस तरह से अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील रहता है कम अभिक्रियाशील को हटा देता है और स्वयं वहाँ चल जाता है और उसको अलग कर देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कैसा अभिक्रिया कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया में समझने से पहले आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या देखना है, एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे समझेंगे कि कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा आपको कि कुछ कुछ धातु याद करना पड़ेगा, और जो जो कंपटीशन के एग्जाम में है वो सिर्फ एग्जाम्पल वगैरह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कि इसमें पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, और ये सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा इधर है और सबसे कम इधर है, ठीक है, सबसे कम गोल्ड है, सबसे अधिक पोटेशियम है। तो जब पोटेशियम रहेगा तो अपने से नीचे किसी भी को ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो इस तरह से जो ज़्यादा बरियार रहेगा, जो ज़्यादा ऊपर में है, नीचे वाला को क्या करेगा, विस्थापित कर सकता है। तो आप इस बार इसको क्या करिए कि एक बार इसमें देख लीजिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल सहित जो इसमें एक्टिविटीज हुआ है उसको सहित मैं आज बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं समझने का दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लीजिए कि एक आयरन है, ठीक है, आयरन देख लीजिए क्या किया जाता है कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तो कॉपर को हटा दिया जाता है और आयरन यहाँ घुस जाता है। तो यहाँ हो जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर दे रहा है। बात समझ रहे? जब आयरन को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा दिया और आयरन यहाँ चला है, क्योंकि आप देखे होंगे कि आयरन ऊपर था और कॉपर नीचे था। ठीक है, तो क्या हुआ, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर चल जाता है। यही तो है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा दूसरा है कि एक जिंक है, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी क्या करता है, क्योंकि जिंक भी ऊपर में है, ठीक है, जिंक भी कॉपर से ऊपर में अभिक्रियाशीलता श्रेणी में है, तो क्या करेगा, ये भी कॉपर को हटाकर खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, इसमें अभिकारक के रूप में चर्चा अगर कर दे तो आपको मैं पहला ही वीडियो में बताया हूँ कि जो तीर के इधर रहेगा, जो इस साइड है वो अभिकारक है, और जो इधर रहेगा वो ये क्या है, उत्पाद है। ये तो अलग है। तो इस बोलेगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। तो आयरन और कॉपर सल्फेट क्या है, अभिकारक है, और आयरन फेरस सल्फेट और कॉपर क्या है, उत्पाद है। इस अभिक्रिया में पूछेगा तो जिंक और कॉपर सल्फेट अभिकारक है और जिंक सल्फेट और कॉपर उत्पाद है। चलिए ठीक है, तो ये था छोटा सा समझने के लिए। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद इसको आप समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्या करते हैं कि गतिविधि का, एक्टिविटीज का है, क्रियाकलाप का जिक्र है एनसीईआरटी में ही, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसको आप समझिएगा तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि एक लोहे का कील लेना है, लोहा का कील लेना है, ठीक है, लोहा लेना है एक। अब इसको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, तो नीला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें डाल देना है इसको, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन एगो लेना है, ठीक है, और इसको लोहा को डाल देना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर किसमें, एक बीकर में करके डाल देना है, एक बीकर में लोहा
को किस में डालना है, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में डालना। तो लोहे को साफ हुई कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें। ठीक है, अब लगभग 20 से 30 मिनट छोड़ दे, कील और विलयन में होने वाले परिवर्तन को देखें। तो ये हो आपका प्रक्रिया। इसको देखने के बाद क्या मिलेगा वो आपको दिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें देखिएगा कि जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है, जो कॉपर सल्फेट था इसमें डाला हुआ, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन डाला हुआ था कैसा था, नीला था। ठीक है, तो ये धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हम लोहा एक डाले थे, क्या डाले थे, एक आयरन का छोटा सा कील डाले थे, एक लोहा डाले थे। तो ये विलयन क्या करेगा, इसको इसको ये विलयन को कर देगा, हरा कर देगा। कैसा रंग कर देगा, ये हरा कर देगा। ठीक है, क्योंकि आयरन का गुण क्या करेगा, आयरन क्या करेगा कि आयरन अपना गुण इसमें लाएगा, कॉपर को, आयरन जो है इसमें आयरन की मात्रा आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो आयरन अपना गुण लाएगा तो ये हरा हो जाएगा विलयन का रंग नीला से। ठीक है, तो लोहे की कील पर जो भूरे रंग का एक तांबे की परत भी चढ़ जाती है। तो आपको इस ये देखना पड़ेगा, जो आपका कील, जो लोहा का कील जो था ये, ठीक है, ये लोहा का कील जो था, जो कि इस पर देखिएगा कि विलयन का रंग तो हो जाएगा हरा, बात तो क्लियर है, विलयन जो है वो हरा हो जाएगा। और जो पहले से नीला था, ध्यान रखिएगा, जो पहले से नीला था वो किस में बदल गया, हरा में बदल गया। और ये जो कील था इस पर तांबा चढ़ जाएगा, तांबा का परत चढ़ जाएगा, तांबा का परत चढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोहा है, लोहा पर तांबा का परत चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि जब आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या करेगा कि कॉपर को हटा देगा, यानी ये बन जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा। अब प्लस प्लस क्या बनेगा, कॉपर बनाएगा। तो यही फेरस सल्फेट जो है हरा में बदल जाएगा, आपका कलर इसका दिखेगा हरा हो जाएगा। और ये जो कॉपर जो है यही इसी के ऊपर, कील के ऊपर सट जाता है। तो इससे आप, ये आपका क्रियाकलाप में है और यहाँ से रंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, लोहा तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट से तांबे को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है। ये बात मैंने शुरू से बता रहा हूं अभी तक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि ये महत्वपूर्ण रंग क्या है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आपको ये कॉपर सल्फेट का सूत्र भी रख लेना है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हल्का हरा होता है। तांबा लाल भूरा होता है। ठीक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, और इसमें क्या देखना है कि अधिक अभिक्रिया धातु कम अभिक्रिया धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें। कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी कोई वहां पर नहीं होगा। जैसे कि कॉपर यदि अलग से रहे और फेरस सल्फेट में अगर कॉपर को डालेंगे तो इसमें कोई अभिक्रियाशील नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि तांबा लोहा से कम अभिक्रियाशील है। बात यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आ गया है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब इससे जो भी एमसीक्यू वगैरह पूछा जाएगा तो आपसे बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु था, कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर स्वयं उस यौगिक में बन जाता था, और जो अदर जो धातु है वो ठोस अवस्था में रहता था। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहता है। अगला विषय रहेगा डबल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन। तो उसमें आयनों का आदान प्रदान से होगा, उसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।